हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। अब तक हमने टॉप 15 के 5 पार्ट देख चुके हैं। आज उसी सीरीज का ये 6वां पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से आपसे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, इससे जो हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर की दीवारों पर अंकित है? इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हरी केली, पहला ऑप्शन हरी केली, दूसरा ऑप्शन नागानंद, तीसरा ऑप्शन है मालती माधव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसके ऑप्शन क्या क्या है? पहला है हरिकेली, दूसरा है नागानंद, तीसरा है मालती माधव और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर इसका हरिकेली। हरिकेली एक नाटक है जिसको लिखा है राजा विग्रहराज ने। लिखा है राजा विग्रहराज। ये चौहान वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। चौहान वंश के शासक थे। क्वेश्चन में आया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लें, 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1192 में जब मोहम्मद गोरी आए थे तो उनका उस टाइम के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। उनके आदेश पे इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कब बनाया था? 1192 में। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां पे? अजमेर में। अजमेर कहां पे है? राजस्थान में। इसका दूसरा पॉइंट है, ऐसी मान्यता है कि जो इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो मस्जिद बनी है इसको 2.5 दिन में बना दिया गया था। कितने दिन में? 2.5 दिन। 2.5 दिन में बना। इसी की वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। लेकिन जब उसके आने से पहले, मतलब कि 1192 के पहले ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, उससे पहले ये एक संस्कृत का विद्यालय था। किस चीज का विद्यालय था? संस्कृत का विद्यालय। संस्कृत विद्यालय था।
संस्कृत विद्यालय। इसी को उन्होंने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, इसीलिए ये 2.5 दिन में बन गया है। इस जो विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। और ये जो बनवाया था विग्रहराज ने, इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई है नाटक, ये नाटक जो लिखा गया है हरिकेली, जो इसी की मतलब 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पे जो लिखा है, क्योंकि इन्होंने बनवाया था और इन्होंने अपनी ही स्टोरी मतलब नाटक जो था हरिकेली उसको उसकी दीवारों पे छपवाया था, जो बाद में उनको तोड़ने के बाद अब भी वो उसी तरीके से सेफ रखा है। और ये बताया जाता है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये दूसरा सबसे पुराना मस्जिद है। तो पहला सबसे पुराना जो मस्जिद है वो है केरल में। कहां पे है? केरल में है, जिसका नाम है चेरामन जुमा। क्या नाम है उसका? चेरामन जुमा। ये सबसे पहली मस्जिद है जो कि सबसे पुरानी भी है। और दूसरे नंबर पे आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? मतलब मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन देख लें। इसका ऑप्शन से पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1972 और तीसरा ऑप्शन है 1974 और चौथा ऑप्शन है 1976। ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा 1972, तीसरा 1974 और चौथा 1976। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में इसे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य के बारे में जान लें। मूल कर्तव्य, ये किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसका दूसरा पॉइंट है, और ये जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में। संशोधन मूल कर्तव्य जो पहले संविधान में जब स्टार्टिंग में जोड़ा गया था, यानी कि 1976 में जब जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य की संख्या टोटल कितनी थी? 10 थी। कितनी संख्या थी? 10 थी। लेकिन 2002 में, कब? 2002 में एक संशोधन हुआ और उसको वो कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन। 86वें संशोधन में एक मूल कर्तव्य और जुड़ गया, ठीक है, जिससे संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। पहले कितनी थी? 10 थी,
और 2002 के बाद कितने हो गए? 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित भारतीय संविधान के अनुच्छेद, हाल ही में चर्चित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जो 370 है, अनुच्छेद 370 है, इन ऑप्शंस में इसका संबंध किससे है? तो उसका पहला ऑप्शन जो है धार्मिक उन्माद पुरातत्व की सुरक्षा से, ऑप्शन बी है पिछड़े वर्गों की नौकरी में आरक्षण से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी है जम्मू एवं कश्मीर के राज्य से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ये धारा 370 चलती थी, इसकी वजह से इसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब धारा 370 के बारे में थोड़ा जान लें। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 है, ये जो आर्टिकल 370 था वो संविधान के 21वें भाग में सम्मिलित था। किसमें था? 21वें भाग में, 21वें भाग में सम्मिलित था। दूसरा पॉइंट, इसको अब समाप्त कर दिया गया है, बीजेपी सरकार ने समाप्त किया। कब समाप्त किया इसको? समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद जो एक जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक बात और, 370 जब लागू था तो उससे एक मतलब विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। तो उसमें विशेष क्या था कि अगर अन्य राज्यों में आपको कोई भी योजना लागू की जाए तो वहां पे नहीं कर सकते थे। मतलब जम्मू कश्मीर में उसका जब तक ऐसा कर सकते हैं, वहां की जो सरकार थी उससे बिना पूछे आप वहां लागू नहीं कर सकते थे। वहां पे आप दूसरी कंडीशन वहां पे कि वहां पे आप जमीन नहीं ले सकते थे। वहां के लोगों से आप अदर स्टेट वाले यहाँ से शादी नहीं कर सकते थे। इस टाइप से बहुत सारे इसको विशेष दर्जा मिला था, जो अब खत्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएटी वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे वीएटी वैट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं वैल्यू एडिड टैक्स, ऑप्शन बी जो है वैल्यू एडवांस टैक्स, ऑप्शन सी है वैल्यू एंड टैक्स, ऑप्शन डी है वैल्यू एडिशनल टैक्स। क्या क्या ऑप्शन है? वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर पहला सही होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी का फुल फॉर्म। इसको अगर हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर।
या एक और नाम से इसको जानते हैं वस्तु और सेवा कर। क्या नाम है? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। तो दूसरा पॉइंट, ये दो टाइप के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये जो कर है ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स, वैट की जो व्यवस्था थी, इसको सबसे पहले किसने बनाया या इसको किसने पेश किया इस टाइप के व्यवस्था को? तो इसको सबसे पहले इन्होंने पेश किया था मॉरिस लॉरे ने इसको सर्वप्रथम पेश किया था। और कब पेश किया था? 10 अप्रैल 1954 को। 10 अप्रैल 1954 को। 10 अप्रैल 1954 को। और कहां पे पेश किया था? फ्रांस में। कौन से देश में? फ्रांस में। ये फ्रांस के थे मॉरिस लॉरे। इन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब की व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहां से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रक्षेपण करती है। रॉकेट का क्या करता है? प्रक्षेपण करती है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। दूसरा ऑप्शन है ट्राम्बे। तीसरा ऑप्शन है चेन्नई। और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। कौन कौन सा ऑप्शन है? श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीहरिकोटा। कहां पे प्रक्षेपण करते हैं? श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा कहां पे है? श्रीहरिकोटा है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये इसका एक नाम है, श्रीहरिकोटा एक प्लेस का नाम है, लेकिन जो वहां पे ये मतलब कंपनी नहीं, मतलब ऐसा जो प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है उसका जो नाम है, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी को एक और नाम से जानते हैं सार, SHAR। सार के नाम से भी इसको जानते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जब सतीश धवन साइंटिस्ट थे, इनकी डेथ के बाद इनके सम्मान में यहां इसका नाम रखा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये श्रीहरिकोटा भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है जहां से रॉकेट को भेजा जाता है अंतरिक्ष में। और ये नाम कब रखा गया था?
2 में नाम दिया गया था इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहगारों में अनाजों को संग्रह करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कीटनाशक है। संग्रहगार मतलब जहां पे अनाज वगैरह, जहां कौन सा संग्रहगार है? संग्रहगारों में अनाजों का मतलब जो अनाजों को इकट्ठा करने का जो स्थान होता है उसको हम संग्रहगार यहाँ बताए हैं। और इसमें मतलब ऐसा समझिए कि आप अनाज इकट्ठा करने के बाद इसमें कोई कीट ना लगे, उसके लिए कौन सी गैस या कौन सी केमिकल यूज किया जाता है, इसके लिए क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है, पहला इसका ऑप्शन है मेलाथियान, पहला ऑप्शन है मेलाथियान, दूसरा ऑप्शन है पैराथियान, तीसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो जो इसका आंसर होगा कीटनाशक, कौन सा कीटनाशक है? मेलाथियान। इसका हम फार्मूला देख लें। इसका फार्मूला होता है मेलाथियान का C10H13O6PS2। पैराथियान का फार्मूला है C10H14NO5PS। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2S। और एल्यूमिनियम फास्फाइड का होता है AIP, जिसको इस तरीके से लिखते हैं AIP। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से दूध के निर्जीवाणुकरण के लिए कौन सी पद्धति नहीं प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित पद्धति में से दूध के निर्जीवाणुकरण के लिए कौन सी पद्धति नहीं प्रयोग में लाई जाती है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन होल्डर पद्धति, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पद्धति, तीसरा ऑप्शन है HTST पद्धति, चौथा है UHT पद्धति।
तो इसका आंसर देख लें, तो इसका आंसर होगा होल्डर पद्धति। होल्डर पद्धति, इसके द्वारा, होल्डर पद्धति के द्वारा दूध का निर्जीवाणुकरण नहीं किया जाता है। बाकी 3 के यानी कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पद्धति, HT-ST पद्धति और UHT पद्धति के द्वारा उसका निर्जीवाणुकरण किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क मानक निर्धारित किए जाते हैं। क्या है? एग मार्क मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सेंट्रल कमेटी फॉर फूड सर्विलेंस द्वारा, ऑप्शन बी है सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स द्वारा, ऑप्शन सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शन द्वारा, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा डायरेक्टरेट, सी वाला ऑप्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन द्वारा। ये जो एगमार्क यूज किया जाता है, ये कृषि या खाद्य उत्पाद, कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है, पदार्थों पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये जो एगमार्क लगाना स्टार्ट हुआ था, ये किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुआ था, यानी लागू जो हुआ, ये हुआ था कृषि उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। फिर इस अधिनियम में संशोधन हुआ, और वो संशोधन कब हुआ था? संशोधन हुआ 1996 में। जो एगमार्क लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है, इससे खाद्य हो या जो कृषि से रिलेटेड कुछ भी हो, एगमार्क अगर उस पर लग जाता है तो इससे ये जो ग्राहक होते हैं उनको कंफर्म हो जाता है कि ये शुद्ध है। इस पे पूरी तरीके से जांच करके इसे किया गया, तब इसको मार्केट में उतारा गया है। नालगोंडा तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित के आधिक्य को अलग करने के लिए होता है। जो नालगोंडा तकनीक है, जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसकी अधिकता को कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लें पहले, क्या क्या ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोराइड, और तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, और चौथा ऑप्शन है स्थायी कठोरता। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है फ्लोराइड। क्या आंसर है? फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता को कम करने के लिए नालगोंडा
तकनीकी का यूज करते हैं। अब जान ले पहले नालगोंडा तकनीकी है क्या। नालगोंडा तकनीक नालगोंडा जो है वो है कहां पे, तेलंगाना पे। कहां में, तेलंगाना। तेलंगाना का एक जिला। जो तेलंगाना के इस जिले में यानी कि नालगोंडा जिले में वहां जो जल आता है यानी कि जो पानी आता है उसमें, उस पानी में फ्लोराइड की अधिकता होती है। किसकी, फ्लोराइड की अधिकता इसमें जल में, जिसकी वजह से फ्लोराइड की अधिकता की वजह से यहां पे लोगों में एक बीमारी हो जा रही है जिसको कहते हैं फ्लोराइसिस। इसी बीमारी की वजह से जो नालगोंडा में वहां का स्वास्थ्य विभाग है, वहां की जो सरकार है यानी कि तेलंगाना की सरकार है, उन्होंने पानी को फिल्टर करने के लिए एक तकनीक बनाई, जिस तकनीक का नाम था नालगोंडा तकनीक नाम था। ये फ्लोराइसिस है, ये क्या है, बीमारी है। बीमारी किसकी वजह से, अधिकता से होता है फ्लोराइड की वजह से, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोराइसिस बीमारी हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली जिंक की प्रस्तावित मात्रा है। मतलब एक वयस्क पुरुष जो है वो पर डे कितनी मात्रा में जिंक लेता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। दूसरा ऑप्शन है 12 मिलीग्राम। तीसरा ऑप्शन है 20 मिलीग्राम और चौथा ऑप्शन है 35 मिलीग्राम। 35 मिलीग्राम। तो इसका जो आंसर होगा, पर डे एक व्यक्ति कितनी जिंक ले सकता है, जो प्रस्तावित मात्रा है कितनी, 12 मिलीग्राम। कितनी है, 12 मिलीग्राम एक व्यक्ति जिंक यूज करता है या कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है। जो सरसों की फसल है वो किस मौसम की उपज है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रबी, दूसरा ऑप्शन है खरीफ, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है रबी। सरसों कौन सी फसल है, सरसों रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका राज्य पशु है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, उसका पूछने सीधा सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है बारहसिंघा, बारहसिंघा। दूसरा ऑप्शन है गाय। तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है चीता। ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर होगा बारहसिंघा, बारहसिंघा। और यहीं पे दिया भी है यूपी की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। यहाँ की राजधानी लखनऊ। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है वो कौन है, आदित्यनाथ योगी। और जो भारत की प्रथम महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की मुख्यमंत्री थी, वो यूपी की ही मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। इसके ऑप्शंस हैं क्रेन, क्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं सारस, सारस। दूसरा ऑप्शन है तोता। तीसरा ऑप्शन है कबूतर और चौथा ऑप्शन है ननामती, जिनमें से कोई भी। तो जो यूपी का राज्य पक्षी है तो कौन सा है, क्रेन यानी कि सारस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जंगल की आग कहा जाता है, किसे जंगल की आग कहा जाता है, जिसका फूल लाल पीले रंग का होता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है और उसका जो फूल होता है वो लाल पीले रंग का होता है। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है ढाक का फूल, ढाक का फूल। इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। दूसरा ऑप्शन है गुलाब। तीसरा ऑप्शन है गेंदा। चौथा ऑप्शन है कमल। तो इसका आंसर का क्या होगा, यानी कि जंगल की आग इसमें से किस फूल को कहते हैं, ढाक के फूल को। ढाक के फूल को क्या कहते हैं, जंगल की आग के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करिए, कोई डाउट हो तो आप उस पर कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।